Hello and welcome to Mrs. Law, and in this video we are going to see what are void agreements. देखिए हमने पीछे वाली वीडियोस में ये देखा था कि एसेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन ये भी होती है कि ऐसे एग्रीमेंट्स void एग्रीमेंट्स ना हो या फिर दे आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void. तो ये void एग्रीमेंट्स क्या होते हैं वही हम देखेंगे इस वीडियो में. सेक्शन 2G जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है वो ये डिक्लेयर करता है कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं. वो कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स वो होते हैं जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होते हैं. फिर सेक्शन 23 कुछ सिचुएशंस बताता है कि उन सिचुएशंस में ही हम ऐसे एग्रीमेंट को एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बोलते हैं. यानी कि ऐसी कंडीशंस में ही वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. वॉइड यानी कि ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि जिसका लॉ की नज़र में कोई महत्व नहीं है. तो सेक्शन 23 कहता है कि कौन सी कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स लॉफुल होते हैं और कौन से कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होते हैं. तो पहली चीज़ कह रहा है जैसे कि एनीथिंग विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, लॉ उसको अलाउ नहीं करता है, लॉ उसको अनलॉफुल मानता है. तो ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं. अगर आप ऐसे एग्रीमेंट्स में एंटर करेंगे तो उनको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, यानी कि वो एनफोर्सेबल ही नहीं होंगे लॉ के द्वारा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो लोगों के बीच में इस तरीके का एग्रीमेंट बनता है कि एक तरफ से रिश्वत दी जाए और दूसरी तरफ से काम किया जाए. तो अगर कोई पब्लिक सर्विसेज में है और वो आपसे रिश्वत लेता है और रिश्वत लेकर वो आपका काम करता है, जबकि वो उसकी एज अ लीगल ड्यूटी थी कि वो आपका काम करे. तो यहाँ पे ये जो रिश्वत लेने वाली चीज़ है और उसके एवज में जो एग्रीमेंट बना है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ. दूसरा कैटेगरी है ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसे नेचर के एग्रीमेंट्स जो कि अगर ऐसे एग्रीमेंट्स को बनाया जाए दैट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ. डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ यानी कि डायरेक्टली आपको नहीं लगेगा कि कुछ इसमें गलत है, लेकिन अगर आप उसके डेप्थ में जाएंगे आप देखेंगे कि ये तो अपने आप में ही लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर देगा. फॉर एग्ज़ाम्पल एक हस्बैंड वाइफ की ऑब्वियसली जब शादी होती है तो वो शादी होती क्यों है, वो ताकि वो दोनों एक साथ रहें. अब यहाँ पर सपोज़ करो हस्बैंड एंड वाइफ के दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और जहाँ पे हस्बैंड कहता है कि अगर तू मुझसे 10 साल दूर रहती है तो मैं तुझे 10 लाख रुपए, सपोज़ करो एक महीने में 10 लाख रुपए पे करूँगा. तो ये क्या है कि क्या ये डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि चलो दूर रहने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि फिर शादी का क्या महत्व हुआ जब दोनों लोग अलग रह रहे हैं. तो वही चीज़ कह रहे हैं कि ऐसा एग्रीमेंट ना हो जहाँ पे दैट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ. तीसरा जो यहाँ पे सिचुएशन तीसरी बताई गई है वो है फ्रॉडुलेंट. फ्रॉडुलेंट का क्या मतलब हुआ, जहाँ पे सपोज़ करो ABC पार्टीज़ हैं और वो आपस में डिसाइड करती हैं कि एक ऑनलाइन फ्रॉड करेंगे सब मिलकर और लोगों से पैसा वसूल करेंगे और इस तरीके से जो भी उससे गेन होगा, जो भी उनको मुनाफा होगा और वो आपस में बांट लेंगे. तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ फ्रॉडुलेंट. तो यहाँ पे अगर सपोज़ करो ABC के बीच में ये लोग तीनों सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और कल को सपोज़ करो C को क्रेडिट किए जाते हैं वो पैसे किसी D पार्टी के द्वारा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड किया है एक ऐसे पर्सन के साथ. तो अब यहाँ पे सपोज़ करो ये जो C पर्सन है ये अब B और A के साथ में अपने जो उसने कमाया या जो उसने वसूल किया वो A एंड B के साथ में शेयर नहीं करा. तो क्या यहाँ पे A एंड B कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि हमने ऐसा एग्रीमेंट बनाया था. सो दैट्स व्हाई इट्स सेइंग दैट एनी एग्रीमेंट विच इज़ of fraudulent nature, again that would be also declared to be a void agreement. फिर क्या कह रहा है कि ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पे there is an involvement or which implies injury to any person or property of another person. दो लोग मिलकर एक बिल्डिंग को ब्लास्ट करने की एग्रीमेंट करते हैं और जहाँ पर वो एक उस बिल्डिंग को ब्लास्ट भी कर देते हैं और A ने B को ये कहा होता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें 10 लाख रुपए पे किए जाएंगे मेरी तरफ से. क्या ये कोर्ट में जाकर बोला जा सकता है कि हमने ये इतना शुभ काम किया है और इस चीज़ को एनफोर्स किया जाए, राइट. तो उस केस में
ऐसी चीज़ को भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे या तो इंजरी किसी की प्रॉपर्टी को या फिर किसी के पर्सन को, यानी कि ये सपोज करो इसी केस में दो पार्टीज़ हैं और वो कहती हैं कि हम किसी सी पर्सन का मर्डर कर देते हैं, और एक एग्रीमेंट ऐसा बनता है कि सी के मर्डर के लिए बी पार्टी को 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरीके का भी एग्रीमेंट कैसा है, विच इन्वॉल्व्स इंजरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी। पांचवी कैटेगरी है जहाँ पे कोर्ट खुद इस बात को कंसिडर करता है कि ये एग्रीमेंट ही अपने आप में इमोरल है या अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है। देखिए, पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, ये चीज़ बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी ऑल्सो। तो इस पब्लिक पॉलिसी के टर्म को तो हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग विद एनिमी। जैसे ट्रेडिंग विद एनिमी यानी कि आप ऐसी कंट्री के व्यक्ति के साथ ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे आपकी खुद की कंट्री ने उस कंट्री को डिक्लेयर किया हुआ है कि वो एक एनिमी कंट्री है, तो आप उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। या फिर एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, जैसे मैंने अभी आपको मर्डर वाला एग्जांपल दिया, या कोई किसी को किसी तरीके से एसिड अटैक करने का फॉर एग्जांपल एक एग्रीमेंट किया गया, तो यहाँ पर एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, दिस इज समथिंग विच इज़ अगेन इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। या फिर सपोज करो इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ जहाँ पे एक पर्सन है, वो अपने घर को रेंट पर उन्हीं लोगों को उठाएगा जो प्रोस्टिट्यूशन में हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो पूरा ऑब्जेक्ट है या जो कंसिडरेशन है वो क्या है, दिस इज समथिंग विच इज़ इमोरल विच कैन नॉट बी प्रमोटेड। इसी तरीके से स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मीन्स सपोज करो मेरे घर में किसी ने चोरी की और कल को जब मैंने एक क्रिमिनल केस फाइल करना चाहा उस क्रिमिनल के खिलाफ, तो उसने कहा कि आप मुझसे पैसे ले लो लेकिन मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूट मत करना फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो उस केस में भी दिस इज कॉल्ड स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ इमोरल एंड विच इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एज वेल। या फिर एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। कोर्स ऑफ जस्टिस मीन्स जैसे मैंने अभी आपको स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का एग्जाम्पल दिया, इसी तरीके से आप किसी से कह रहे हो कि आपने किसी को सपोज करो कुछ लोन दिया कुछ पैसों का, ठीक है, और वो अमाउंट आपको जब पे नहीं किया गया, पे बैक नहीं किया गया आपके डेटर द्वारा, तो आपने उसको कहा कि नाउ यू आर गोइंग टू एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे वो जो पर्सन है वो आपसे एक एग्रीमेंट करना चाहता है दैट ही इज़ गोइंग टू पे यू डबल और ट्रिपल अमाउंट ऑफ दैट मनी अगर आप उसको प्रोसिक्यूट कभी या फिर आप उसके खिलाफ कभी केस लेकर ही ना जाएं, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोर्स ऑफ जस्टिस में इंटरफेरेंस करना, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इस तरीके से एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स मीन्स जहाँ पे सपोज करो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो जाता है या फिर जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है, और यहाँ पे जब पेरेंटल राइट्स की बात आती है, या फिर सपोज करो अगर डिवोर्स नहीं भी हुआ या जो जुडिशियल सेपरेशन नहीं भी हुआ, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बच्चे को लेकर एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाता है कि तुम इस बच्चे को कभी नहीं देख सकते या तुम इस बच्चे के ऊपर ये वाली राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर आपस में हस्बैंड एंड वाइफ अपने बच्चे के प्रति कोई ऐसा एग्रीमेंट भी बनाते हैं, तो उस केस में भी ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, वो वॉइड होगा एंड विच विल बी एक्सप्रेस्ड टू बी डिक्लेयर टू बी वॉइड। आई होप आपको इस वीडियो से वॉइड एग्रीमेंट के बारे में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।